नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लूसेंट में हर सब्जेक्ट की एक क्रमवार श्रृंखला आरंभ किए हैं, उसी क्रम में आज यह अगला वीडियो आप लोगों के सामने है, जिसमें हम बात करेंगे सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य तक पहुंच चुके थे, उसके पहले हम जो 4 वीडियो आए थे उसमें क्या क्या था, जैसा कि आप पढ़े थे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, और धर्म के बारे में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, उसके बाद वेदों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो जैसा कि हम बात करते हैं मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य के ही क्रम में मौर्य साम्राज्य की बात भी आती है। लेकिन नंद वंश और मौर्य वंश जब आता है, जब ट्रांजिशन उसमें पीरियड होता है, उसी समय सिकंदर की बात आती है भारत में। क्योंकि 326 ईसा पूर्व में जिस समय घनानंद शासक था मगध का, उस समय आक्रमण किसका होता है? सिकंदर का होता है। बात करते हैं कि भारत पर अगर सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो हम बताएंगे कि ईरानियों के द्वारा सबसे पहला आक्रमण किया गया था। और सबसे पहला शासक कौन था? तो उसका नाम था डेस्पियस, जो कि हखमनी साम्राज्य का शासक था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर किसका आक्रमण होता है, तो हम उस देश का नाम बताएंगे जो भारत में दूसरी बार, जैसे पहला तो ईरानी हो गया, और दूसरा अगर कभी बात आए तो आप कहेंगे यूनानियों ने किया। अब बात करते हैं सिकंदर की। जो जीता वही सिकंदर, बिल्कुल ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे शासक हुए, जो जीता वही अशोका हम कह सकते हैं। देखिए, बात करते हैं सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था, मेसोडोनिया जिसको कह सकते हैं। उसके पिता का नाम फिलिप था। और फिर बात करते हैं 326 ईसा पूर्व में वह भारत में प्रवेश करता है और आता है। सिकंदर देखिए पूरा विश्व विजेता भी कहा जाता है। 325 ईसा पूर्व में वह भारत से लौट जाता है। देखिए, बात करते हैं आगे कि 19 महीने वह भारत में अपना समय बिताता है। तो नाम से लगता है सिकंदर जैसे कोई इंडिया का ही व्यक्ति होगा, किसी का पास पड़ोस में नाम होता है, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मैसेडोनिया का शासक था। और बात आती है अगर सिकंदर की, तो हाइडे स्पीच का युद्ध अगर हम भूल जाएं तो बिल्कुल कतई बेईमानी होगी मेरे दोस्त। देखिए, हाइडे स्पीच का जो युद्ध होता है वो झेलम का युद्ध भी कहलाता है, या वितस्तता, जिसको हम वैदिक काल में झेलम नदी को ही वितस्तता कहते थे, तो इसलिए उसे वितस्ता युद्ध भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी सेना जो रहती है वो व्यास नदी, रावी नदी को पार करने से मना कर देती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लेंगे। फिर बात करेंगे हम आगे चल के कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों की। इसके गुरु का क्या नाम था, या कह सकते हैं सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु अगर हम बात करें तो बहुत प्राचीन समय में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, जिनका नाम हुआ करता था सोक्रेटिस, जिनको हम हिंदी में सुकरात कहते हैं। और सुकरात के शिष्य प्लेटो होते हैं, और प्लेटो के भी शिष्य अरस्तु होते हैं। प्लेटो की पुस्तक का नाम आप बताएंगे। और फिर सुकरात की बात, अगर आप कक्षा 10 में इंग्लिश पढ़े होंगे तो वहाँ पर सोक्रेटिस करके था, जो यूनान देश में रहते थे, एथेंस का नगर एक था। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अब थोड़ा मैं चित्र के माध्यम से सिकंदर जी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए सिकंदर जी हैं, और ये हाइड स्पीच का युद्ध का थोड़ा मैं एक छवि लेने का प्रयास किया हूँ। देखिए कैसे सेनाएं लड़ रही हैं आपस में, राजा पुरु और सिकंदर के बीच ये लड़ाई होती है। बड़ा ही महान युद्ध होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे। देखिए, सिकंदर के साथ अगर जो आए थे उसके साथ भारत में कुछ रह गए, कुछ यहाँ पर इंडो और एशिया जो क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ से यूरोप का मार्ग होता था, उस स्थान पर कुछ रुक गए थे। जैसे एक सेल्यूकस निकेटर थे, एक निर्याकस थे, एक अरिस्टोबुलस नाम था उनका। तो जो सेल्यूकस निकेटर थे वो थल सेनापति थे। ठीक है, जो बाद में रह जाते हैं, जिनकी बाद में अगर लड़ाई होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य जी से होगी। निर्याकस जी एक रहते हैं जो जल सेनापति रहते हैं, और जो अरिस्टोबुलस रहते हैं वो इतिहासकार रहते हैं। ये लोग सिकंदर के साथ भारत में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक का नाम था इलियड। इलियड बहुत प्राचीन पुस्तक है, जिसको लिखा है होमर। होमर के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं और एक बात करेंगे कि सिकंदर की पत्नी का नाम भी कभी कभी पूछता है, तो उसका नाम था
रैपसोना, ठीक है, रैपसोना। सोना से याद करेंगे सिकंदर और सोना, तो रैपसोना यहाँ से याद करेंगे। और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। इतिहास में एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही जोरदार जो शासन हुआ वो मौर्य साम्राज्य के द्वारा हुआ, जिसमें एक अशोका द ग्रेट हुए। उसके पहले देखिए हम बात करे थे चाणक्य के बारे में बताए थे। जब घनानंद के दरबार में जाते हैं, वो वहाँ से अपमानित होते हैं, तो उन्होंने प्रण लिया था और उन्होंने अपने प्रण को सार्थक किया और उसको निभाकर पाटलिपुत्र पर राजधानी बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा, और नंद वंश का समापन कर देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर बाद में अब चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बता देते हैं। जैसे इनका जो शासनकाल था वो 322 से लेकर, ओह रुको 185 हो गया, इसको थोड़ा मैं रोकता हूँ, 298 BC तक, क्योंकि 322 में गद्दी पे बैठते हैं और 24 वर्षों का शासनकाल इनका रहता है। इनका जो उपनाम, अन्य नाम कह सकते हैं तो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स इनका अन्य नाम था, जो कि इतिहास की किताबों में मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 305 ईस्वी में इनका युद्ध जो होता है वो किससे होता है, जो थल सेनापति थे सिकंदर के, सेल्यूकस निकेटर। फिर इनकी पुत्री से इनकी शादी भी होती है, और इसी सेल्यूकस के जो एक होते हैं, निकेटर के एक दूत होते हैं जिनका नाम मेगास्थनीज होता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी बुक का नाम इंडिका था, आप ये भी याद करेंगे मेगास्थनीज की बुक की नाम। अब बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और जैन धर्म के अनुयायी थे तो इसीलिए अपने शासनकाल के जब वो अंत में पहुँचे तो भद्रबाहु से शिक्षा लेकर श्रवण बेलगोला एक स्थान जो कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर जाकर संलेखना नामक व्रत करते हुए, एक कठोर व्रत करते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद करेंगे, कभी भी पूछ रहा है संलेखना नामक व्रत था। इन्हीं के समय में जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन मिलता है, और जिसका निर्माणकर्ता माने जाते हैं रुद्रदामन जी, और यह पहला संस्कृत का अभिलेख माना जाता है। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का जिक्र मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लेंगे। अब बात करते हैं बिंदुसार की। देखिए बिंदुसार का जो शासनकाल का जो समय है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व होता है। इनका अन्य नाम अमित्रघात होता है, या कह सकते हैं सिंह सेन भी इनका एक उपनाम था। इन्हीं के समय में अगर हम बात करेंगे तो दो दूत आते हैं, एक नाम उनका था डायमेकस और एक का नाम था फिलाडेल्फ्स। तो इनके दरबार में डायमेकस और फिलाडेल्फ्स, अगर डायमेकस की बात करें तो वो सीरिया से आए थे, और फिलाडेल्फ्स की बात करें तो वो मिस्र से आए थे। अब इनके समय जो तक्षशिला में अशांति फैली थी, उस अशांति का दमन करने के लिए ये अपने पुत्र सुसीम को भेजते हैं। ठीक है, इनके दो पुत्र हुए थे, एक का नाम एक लोग का नाम था अशोक और दूसरे पुत्र का नाम था सुसीम। आपको बताएंगे कि कैसे सुसीम की बात बताई जाती है इतिहास में, कि कैसे सुसीम की हत्या, या कह सकते हैं कि बात इतिहास में बहुत है, कई भाइयों की हत्या करके अशोक जो है वो शासक बनता है। लेकिन बात करेंगे अगर हम अशोक की, तो सम्राट अशोक के बारे में बड़ी बातें हैं। अगर मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा कहीं से प्रश्न आता है तो अशोक से आता है। इनका जो जन्म हुआ था 304 BC में, इनका उपनाम देवानाम प्रियदर्शी था। अभी UP पेट के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं कवर कर दूंगा। उसके बाद 2 प्रश्न मेरा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रश्न आप लोगों के रहे सामने, और जैसा भी हो क्लास में अंत में ज़रूर आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।